नमस्कार, टाल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, जैसा नेपाल में हुआ वैसा हिंदुस्तान में कौन कराना चाहता? क्या भीड़ तंत्र की आग में लोकतंत्र को जलाने की साजिश का दौर तेज होने वाला है? क्या हिंदुस्तान में अस्थिरता फैलाने के लिए कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर तैर रहे हैं। लोग परेशान हैं कि आखिर भारत में जो कभी नहीं हुआ वैसा कराने की प्लानिंग तो नहीं हो रही है, उन्हें बरगलाया तो नहीं जा रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में ऐसे बयानों की अचानक बाढ़ क्यों आ गई है? कभी कोई आता है तो कहता है कि जैसा श्रीलंका में हुआ भारत में भी हो सकता है, जैसा नेपाल में हुआ वैसा भारत में हो सकता है, और जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा भारत में हो सकता है। ये कहते कहते 4 साल बीत गए, लेकिन ना ही लोगों को भड़काने में कामयाबी मिल पाई कहने वालों को, और ना ही लोगों का भरोसा चुनी हुई सरकार के प्रति डामाडोल हुआ। इन तमाम तर्कों के पीछे कौन है, बल्कि कुतर्कों के पीछे कौन है? इन तमाम बयानों के पीछे आखिर क्या मकसद है? क्या भारत को अस्थिर करने का नया दौर शुरू होने वाला है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम पूछेंगे सवाल अपने पैनलिस्ट से। चलिए, मैं पैनल से इंट्रोडक्शन करा दूं और उसके बाद आज की डिबेट में चर्चा हम शुरू करेंगे। शांतनु गुप्ता हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। प्रदीप भाटी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ आ चुके हैं। बादल देवनाथ, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। डॉक्टर श्याम कुमार, आरजेडी के प्रवक्ता, हमारे साथ आज डिबेट में होंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जो जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। और सबसे पहले प्रदीप भाटी, आपसे सवाल। हम अभी सिलसिलेवार बयान देख रहे थे, हमने देखा किस तरीके से, आज तो मैं उदित राज को भी सुन रहा था, कह रहे थे कि कई मुद्दों पर नेपाल से भी बुरी स्थिति है भारत की। इसके अलावा तेजस्वी यादव को आपने सुना, आपके साथी हैं, कि भाई यहाँ नेपाल जैसे हालात हैं। इसके अलावा हमने देखा संजय राउत सिलसिलेवार तरीके से एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और उनके भी सुर इसी तरीके के हैं। अभी आपके नेता एसटी हसन भी बोल पड़े कि जब सरकारें काम नहीं करती हैं तो इनकलाब आता है, और इनकलाब कभी कभी जो है वो वायलेंट हो जाता है। क्या मतलब क्या है, किसको क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? धन्यवाद अनुराग जी, और आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो नेपाल की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको नेपाल को उससे बाहर निकालने में भारत को अपनी मदद करनी चाहिए। नेपाल हमारा सच्चा साथी है, बहुत समय से हम एक दूसरे के सुख दुख में रोटी बेटी का संबंध रहा है। नेपाल का जिस तरह की परिस्थिति है, हमें उसको मदद करनी चाहिए। हमें ज़रूर ये सीखना चाहिए, जो मूल्यांकन करना चाहिए, उसका मूल कारण क्या है वो जानना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि इस तरह की परिस्थिति ना किसी देश में, ना हमारे देश में कभी पैदा हो। हम एक लोकतांत्रिक देश है, और जिस तरह से भी हम अपनी बात रखना चाहते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहते हैं। जरूर परिस्थिति जो कारण रहे वहाँ पे तख्ता पलट के, वो उनके कुछ कारणों में से कुछ कारण भारत देश में भी हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो। महंगाई के साथ साथ जिस तरह से बच्चों के लाठी बरसाई जा रही है बेरोजगार बच्चों पे, ये बहुत सारे कारण हैं। विदेश नीति को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब कारणों में हम लोग लोकतांत्रिक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार के साथ लेकिन उसके साथ साथ सवाल सरकार से भी होना चाहिए कि वो देश के अंदर और खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं। हमें उसका भी मूल्यांकन करना चाहिए, हमें उसका रूट कॉज जानना चाहिए, और साथ ही साथ उसको कैसे बेहतर किया जाए, उसके कैसे सॉल्यूशन किया जाए। जो सरकार सत्ता में है, सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे कि ये इतनी विषम स्थिति देश के अंदर क्यों है। क्यों आज हम बात तो कर रहे हैं कि हम तीसरी चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इतनी असमानता है कि हम 140 पायदान पे खड़े हैं अगर प्रति व्यक्ति आय देखी जाए तो ये स्थिति भी देश के अंदर है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। क्या ये मूल सवाल नहीं है इस देश के? क्या बेरोजगार बच्चे, इस तरह से जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनको आप कुछ कारगर काम देंगे? कहीं उनकी पॉजिटिव एनर्जी यूज करेंगे या कहीं ना कहीं वो एनर्जी नेगेटिव नेपाल में ना हिंसा हो, का कारण तो उसको नहीं थी। सचेत करना। सुनिए मेरी बात, केवल बेरोजगारी वहां कारण नहीं है, जेनजीज की क्रांति का नेपोटिज्म भी कारण है, सरकार का भ्रष्टाचार भी कारण है, विदेशी ताकत भी कारण है, बहुत सारे कारण है, सिर्फ बहुत सारे कारणों नहीं। में से अनुराग जी मैं मानता हूँ बहुत सारे कारण यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे ही कारण हैं। और लेकिन हम लोकतांत्रिक देश है, हम गांधीवादी परंपरा से पले बड़े लोग हैं, हम जेपी
की विचारधारा के लोग हैं, हम लोहिया की विचारधारा के लोग हैं, हम नेताजी की विचारधारा के लोग हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से उस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन किसी का सवाल पूछने पे मैं आपसे अगर ये पूछूं कि अगर एक माँ बाप अगर अपने बच्चे से कहते हैं कि पढ़ाई कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ बाप चाह रहे हैं कि वो बच्चा फेल हो जाए। वो ये चाह रहे हैं कि वो अच्छे नंबरों से पास हो, वो चाह रहे हैं कि वो अच्छी तरह पढ़ाई करे। उसी तरह से सवाल खड़े किए जाएंगे। अगर आसपास हमारे यहाँ पे इतनी परिस्थिति खराब हो रही है, एक के बाद एक देश, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो और नेपाल हो, हमारे आसपास पूरी इस तरह की परिस्थिति पैदा हो चुकी है, उससे हम कैसे जूझेंगे? क्या वो अगर वो उसमें विदेशी हाथ भी है तो क्या भारत सरकार का ये दायित्व नहीं है कि उस विदेशी हाथ को कैसे कुचलना है, कैसे दबाना है, उसके ऊपर वो कारगर प्रयास करे? उसके बदले वो विपक्ष पे प्रहार करती है। विपक्ष के जो भी सार्थक उनके प्रदीप भाटी जी जवाब होते हैं उनको लेना नहीं चाहती। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ हैं। संगीत रागी, प्रदीप भाटी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर सरकार की कमियां बताई जाती हैं विपक्ष के द्वारा तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक ऐसे बच्चे को उसकी कमियां बता रहे हैं जिसके बारे में हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छे नंबरों से पास हो, डिस्टिंक्शन से पास हो, टॉप करे। तो इसमें उल्टा विपक्ष से सवाल पूछने की क्या जरूरत है? अगर वहां पर असंतोष फैला है बेरोजगारी को लेकर और यहां की सरकार को आगाह रहने की सलाह दी जा रही है, या ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे यहां इस तरीके की समस्या है तो उसे दूर कर लिया जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको क्यों लगता है कि भारत को नेपाल बनाना चाहता है विपक्ष? देखिए अनुराग, यदि बड़ा लोग, अनुभवी लोग ज्यादा बताए तो उसका बिल्कुल उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन क्या भारतीय विपक्ष उस तरह का है क्या? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। दूसरी बात, देखिए उनकी मंशा तो यही है कि नेपाल और बांग्लादेश जो हुआ है वो भारत के अंदर भी हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2009 के बाद 2009 में चुनाव जीत करके आई, 2004 में चुनाव जीत करके आई थी, लेकिन 14 में उनको लगा कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं से आ गए हैं और थोड़ी दिन बाद ये चले जाएंगे। 2019 में भी नहीं गए, 2024 में भी आकर के बैठ गए हैं। तो आपको ध्यान में होगा कि 2019 तक ऐसा नहीं हुआ था। 2019 के बाद से यदि कांग्रेस के नेताओं को देखेंगे तो वो पाकिस्तान जाते हैं, वहां कहते हैं नरेंद्र मोदी को हटाइए। राहुल गांधी स्वयं विदेश यात्रा पे जाते हैं अमेरिका में और नरेंद्र मोदी में और भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की बात कहते हैं। जॉर्ज सोरेस, फोर्ड फाउंडेशन, ऐसे तमाम ऐसी फाउंडेशन है जहां पर उनकी बैठकें, उन लोगों के साथ बैठकें होती हैं। वो चाहते हैं भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने के लिए। फिर एक पैमाना आता है कि दुनिया के लोकतंत्र का जो है वो जो नेपाल है वो तो 50वें पायदान पे है, भारत 100वें पायदान पे है। आपने बगल में देखा, हमसे बेहतर परिस्थिति बताई जाती है बांग्लादेश की, हमसे बेहतर बताई जाती है पाकिस्तान की। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक विदेशी एजेंडा भारत के अंदर काम कर रहा है। जो नेपाल के अंदर आज के दिन में यदि राहुल गांधी यदि ये कह रहे हैं कि वोट चोरी, तो मैं ये मानता हूं कि यह भी विदेशी एजेंडे के तहत ही राहुल गांधी काम कर रहे हैं। वो विदेशी टूल किट के एक औजार के तौर पर काम कर रहे हैं। अपनी ही संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा जो चुनाव हुआ है उसको ये बता देना कि इलेजिटिमेट है, तो एक प्रकार से वही आह्वान है अपरोक्ष तौर पर कि जनता सड़कों पर आए और बांग्लादेश जैसी स्थिति कायम करे। एक बात और देखिए, जो नेपाल में हुआ, नेपाल में 2 आंदोलन चल रहे थे। एक के साथ तो मैं बहुत नजदीकी से उन लोगों को मैं जानता भी हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं नेपाल घूम करके आया है, भी लौट करके भी आया है। एक तो वहां था जो राजशाही के पक्ष में था और साथ ही साथ नेपाल को पूरा हिंदू राष्ट्र के मैं संगीत रागी मैं लौटूंगा। हम वजहों पर नहीं सर, सुनिए संगीत रागी जी, हम वजहों पर चर्चा नहीं कर रहे कि नेपाल में ऐसा क्यों हुआ। हम चर्चा आज इस बात पर कर रहे हैं कि भारत में नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका कौन बनाना चाहता है। मेरे साथ अर्जुन सिंह जुड़े हैं, बीजेपी के नेता, मैं उनका रुख करूंगा। अर्जुन सिंह जी, यहां विपक्ष बोलता तो है कि ये एक लोकतांत्रिक देश है और यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से काम होना चाहिए, सरकार को हम आगाह करते हैं, सरकार को हम दिशा दिखाने का काम करते हैं, तो सरकार भड़कती क्यों है या भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे उल्टा सवाल क्यों पूछते हैं। लेकिन उसी विपक्ष से
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि एक वो दिन भी आएगा जब इस देश के प्रधानमंत्री को जनता डंडे से पीटेगी। तो ये उसी तरह की अराजकता का जिक्र है जैसी नेपाल में हो रही है। फिर कैसा लोकतांत्रिक देश है, फिर कैसा मानने का, ये कौन मान रहा है कि लोकतांत्रिक देश है? ये किस तरीके के बयान है और क्यों दिए जाते हैं? देखिए, राहुल गांधी तो लोकतंत्र पर विश्वास करते ही नहीं है, ना कांग्रेस करती है, ना इंडी के कोई लोग भी करते हैं। उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। जब इलेक्शन कमीशन SIR करता है तो कहते हैं कि वोट चोरी हो गई। अरे मरे हुए लोगों का नाम बाद होगा तो आप वोट चोरी उसको कैसे कहेंगे? तो इनका एजेंडा पूरी अमेरिका की तरफ द्वारा सेट किया हुआ है। इनको देश के जितने भी विरोधी शक्ति हैं वो इनका एजेंडा सेट करके इनको मार्केट में छोड़ देते हैं और ये चिल्लाते रहते हैं। अरे आप कह रहे हैं तो कांग्रेस का एजेंडा अमेरिका सेट कर रहा है। कांग्रेस कहती है कि हिंदुस्तान का एजेंडा अमेरिका सेट करता है। डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर करवाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाते हैं, दबाव बनाते हैं। अब हमारे मोदी जी ने तो डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई दिया है ना उनकी औकात क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया को दिखा दिए हैं कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। और ये गर्व के साथ एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हम लोग को सीना चौड़ा हो जाता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भैया हम तो हमारा देश तो हम अपने चलाएंगे, किसी के कहने पर चलेगा नहीं। अब देखिए, राहुल बाबा कुछ भी बोल रहे हैं, आज तक उनको किसी ने सीरियस लिया नहीं। भारत के लोगों ने, एक बच्चे से भी पूछिएगा तो वो भी सीरियस नहीं लेता है, एक जवान से पूछिएगा, एक बूढ़ा से भी पूछिएगा, उनको सीरियस लेते हैं चाइनीज के लोग, जो चाइना के पैसे से देश में उनकी पॉलिटिक्स चलती है, अमेरिका के पैसे से चलती है, सोरोस के पैसे से चलता है। इस बार तो मोदी जी को भी चीन ने सीरियसली लिया है ना सर। SCO समिट में मोदी जी गए, आप देखिए ट्रंप का बयान आया उसके बाद। देखिए, मोदी जी को सीरियस कौन लेता है ना लेता है ये पूरी दुनिया देख रही है। और मोदी जी के बिना कुछ दुनिया आज अधूरी दिखाई देती है। अगर मोदी जी कहीं नहीं है तो दुनिया के लोग खोजते हैं कि मोदी जी कहाँ हैं। तो यहाँ इस देश के, हमारे देश के रहने वाले कुछ विपक्षी लोग क्या बोलते हैं उससे भारतवर्ष के लोग या दुनिया के लोगों को बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भारतवर्ष के लोगों ने उनको पहचाना है, उनको जानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं मोदी जी पर कि मोदी जी है तो इस देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। अर्जुन सिंह जी, अगर आप रह सकते हमारे साथ तो रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। बादल देबनाथ हमारे साथ हैं। बादल देबनाथ जी, जब बंगाल में हिंसा होती है तो ये कहा जाता है कि भाई उसको मिनी बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है, देश में इस तरीके के हालात पैदा हो सकते हैं। और अब जब नेपाल में हिंसा हुई है तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ तो नेपाल से भी हालात ज़्यादा बदतर हैं, तो यहाँ पर भी ये किसी भी देश में हो सकता है, और यह हमारे ही देश का विपक्ष बोलता है। सर, सबसे पहले मैं कहूंगा ये जो नेपाल में हो, श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, जो भी हुआ, जो हिंसा हुआ, वो सरकार सत्ता बदलने के लिए कुछ हजारों लाखों लोग उतर जाएंगे और रैली करेंगे और वहां पर जो सरकार बदलने का जो हंगामा, हिंसा, घर गवर्नमेंट जलाना, ऑफिस जलाना, राष्ट्रपति का भवन, प्रधानमंत्री भवन जलाना, ये सब बिल्कुल भारत के प्राचीन संस्कृति में भी नहीं है। ऐसे सत्ता बदलने का जो कोशिश कुछ समय में 700 साल 800 साल पहले कुछ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन भारत के अंदर जैसे संविधान है और उस संविधान में हम सब जो संविधान मानते हैं, इस संविधान में आज जो हम सब आगे भी मानेंगे। लेकिन ये जो अर्जुन सिंह को आपने दिखाया, अर्जुन सिंह नेपाल के घटना के बाद खुद बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया ममता दीदी को ऐसे ही सत्ता से बाहर निकालना चाहिए। ये सब भड़काऊ भाषण खुद अर्जुन सिंह बंगाल में दे दिया। लेकिन आपके चैनल पर आके मोदी जी के पक्ष में कुछ बोल दिया और अमेरिका, चाइना बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, ये भारत श्रीलंका नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, नेपाल नहीं है। जिस देश में ISI, पाकिस्तान के ISI और चीन के प्रभाव, चीन के गोয়েন্দা संस्था एजेंसी, जो लोग जिस देश पे प्रभाव ज्यादा है, वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लोगों को हिंसा में और हिंसा लेके वो सत्ता बदलने का जो कोशिश जो नेपाल में हुआ, ये बिल्कुल जो भी हुआ इलेक्शन के माध्यम से और उस देश का जो संविधान है, संविधान के तहत वो चलना चाहिए। लेकिन ये हिंसा अच्छा नहीं है और भारत पे भी ना हो, ये भी मैं चाहता हूँ, ये मेरा मन का इच्छा है। लेकिन पार्टी के और बहुत सारे लीडर कुछ कह सकते हैं, आप तेजस्वी सर कुछ कह दिया, कोई भी कांग्रेस के कोई पार्टी कोई प्रवक्ता कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन कल जब उसका राज्य में ऐसा कुछ घटना घट जाए तो क्या होगा?
तो ये अच्छा नहीं है। ये भारत का संस्कृति, भारतीय संविधान के तहत हम सबको चलना चाहिए। भारत के संविधान मौजूद है, लेकिन सत्ता में जो भी रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कुछ प्रदेश में हो, वो काम नहीं करेगा तो जनता है, जनता उसका विचार करेगी और विचार करना काम जनता का है, हमारा नहीं है। और हिंसा फैलाने का कोशिश कोई भी ना करे, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, बादल देवनाथ जी, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी, अर्जुन सिंह हमारे साथ थे, मैं उनसे सवाल पूछता तो उसको और इलेबोरेट करते या फिर कहते कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब हम विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई इस तरीके की बयान देकर के विपक्ष जो है वो देश में नेपाल जैसी अराजकता फैलवाना चाहता है, तब क्या अर्जुन सिंह जैसे नेता जब ये कहते हैं कि भाई पश्चिम बंगाल के युवाओं को नेपाल से सीख लेनी चाहिए, कोई भी भ्रष्ट शासन बिना खून खराबे के खत्म नहीं होता, तो क्या वो पश्चिम बंगाल को नेपाल बनाना नहीं चाहते हैं? क्या वो वही काम नहीं कर रहे जो विपक्ष कर रहा है? अनुराग, बहुत सही सवाल है। मुद्दा यह है कि सब राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को समझिए, हिंदुस्तान न नेपाल है, न बांग्लादेश है, न श्रीलंका है। हिंदुस्तान का तो आजाद हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ सरकार के खिलाफ, वो हुआ 73 से 75 तक, इमरजेंसी से पहले, जो जेपी के नेतृत्व में किया गया। क्या उस आंदोलन में हिंसा हुई? दूसरा जो बड़ा आंदोलन रहा अभी 2013-14 में 12 में, अन्ना आंदोलन, वो बड़ा आंदोलन था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था। क्या उसमें हिंसा हुई? तो हिंदुस्तान में आंदोलन होते हैं, लेकिन वो मोटे तौर पर अराजक नहीं होते, शांति के साथ होते हैं। और सत्ता परिवर्तन करना है तो उसका रास्ता हिंदुस्तान समझता है कि चुनाव। एक घटना का और जिक्र करता हूं कि अभी 9 सितंबर की बात हो रही है। 9 सितंबर को वहां पर नेपाल में इस्तीफा दिया, उस दिन हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। ठीक है, तमाम विरोधी दल जो भी बातें हो रही थी उसके बाद में। एक घटना और बताता हूं, 13 अक्टूबर 1999, कारगिल के बाद जिस दिन 13 अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति भवन में शपथ ले रहे थे, उस दिन पाकिस्तान में जो तख्ता पलट की खबर आई थी परवेज मुशर्रफ की, उन्होंने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया था। तो हिंदुस्तान में तख्ता पलट का रास्ता केवल चुनाव है, व्यवस्था है, शांति व्यवस्था है और उसके साथ होना चाहिए। और ये बात बार बार करके, ये हो सकता है कि अशांति तो होती है किसी भी इतने बड़े देश में, नाराजगी भी हो सकती है, बेरोजगारी भी हो सकती है, महंगाई भी हो सकती है, तमाम चीजें हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान अराजकता का और जो हिंसा का रास्ता मोटे तौर पर नहीं अपनाता। ये बार बार बात करके यदि आप इसको ये कहें कि प्रवोक कर रहे हैं तो भी कोई, मैं बहुत गलत बात नहीं मानता। लेकिन सभी राजनीतिक दल, यदि पश्चिम बंगाल में अर्जुन जी कहें या भारत के किसी दूसरे हिस्से में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कहे, तो ये स्वीकार नहीं हो सकता है। और हिंदुस्तान में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, चुनाव के रास्ते से हुआ है। बहुत सारे लोग भले ही वोट चोरी कर रहे, वोट चोरी के बाद भी यहाँ पर कोई अराजकता नहीं हुई है, वोट चोरी के आरोप लगते रहे लेकिन अराजकता नहीं हुई। और 3-3 राज्य सरकारें तो अभी चुनाव के बाद बदली हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, ठीक है, तेलंगाना में भी बदली है सरकार। तो यहाँ पर व्यवस्था शांति से होती है, चुनाव होता है। राजनीतिक दलों को मैं थोड़ा सा आग्रह करना चाहता हूँ, सलाह सुझाव नहीं देना चाहता कि ये अराजकता की तरफ मत बढ़ाएं देश को। और यदि वो समझ रहे कि नेपाल में जो हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, तो उसको समझिए कि उसके नतीजे कितने खतरनाक हैं। हिंदुस्तान विविधता वाला देश है, इतना बड़ा ज्योग्राफी है, इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े राज्य हैं, वहां ये संभव नहीं है। लेकिन आप उस तरफ मत धकेलिए, यदि वो हुआ तो आग में सब जलेंगे। ऐसा मत सोचिए। ना वहां पर नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला था, वो सरकार के खिलाफ नहीं है। वहां जितने लोग भ्रष्टाचार में राजनेता रहे हैं, उन सबके खिलाफ वो लड़ाई लड़ी जा रही है। भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म यहाँ पर भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसकी लड़ाई हिंदुस्तान अलग तरीके से लड़ रहा है। बस आप मेहरबानी करके उसमें घी मत डालिए, घी मत डालिए। ठीक है, प्रोफेसर प्रवेश चौधरी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, आ रही है जी। प्रवेश चौधरी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जब हम विपक्ष के बयानों को कोट करते हैं, जब हम कहते हैं कि भी विपक्ष इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है कि देश में भी नेपाल जैसे हालात हो जाएं, अराजकता वैसी फैल जाए, लोगों में नफरत भरने का काम, कार्यकर्ताओं में गुस्सा भरने का काम विपक्ष कर रहा है, तो फिर अगर बीजेपी का कोई नेता ये कहता है कि पश्चिम बंगाल के युवा नेपाल से सीखें, बिना खून खराबे के कोई सरकार, भ्रष्ट सरकार नहीं जाती, तो क्या ये सेल्फ गोल नहीं है? नहीं, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। भारत में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। भारत ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को माना और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर समाज का परिवर्तन हुआ है।
भारत की आज़ादी की लड़ाई के अंदर कुछ हिंसक एक धड़ा भी था, पर उसके साथ साथ बहुत बड़ा ऐसा धड़ा था जो अहिंसक था। और हमारी आज़ादी हुई तो आज़ादी के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि भारत की तासीर उस प्रकार की नहीं है जहां पर किसी भी हिंसा को कोई स्थान दिया जा सके। और हिंदुत्व का विचार, भारत की परंपरा, भारत का चिंतन, वो किसी भी प्रकार की हिंसा को वो बर्दाश्त नहीं करता, उसका समर्थन नहीं करता है। हिंदुत्व कभी हिंसा का समर्थन नहीं करता है। हम ये कहते हैं कि आप अपनी बात रखिए, उसका एक तरीका है, उस तरीके से रखिए। हमने तो कहा ना, हमारी परंपरा के अंदर है ना कि भिन्न भिन्न मत हैं और भिन्न भिन्न सिर हैं। हमने कहा ना कि हर व्यक्ति का अपना अपना विचार हो सकता है, परंतु विचारों के साथ डिस्कशन, डिबेट्स के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक है नहीं, ये परंपरा है, इसी परंपरा को ही स्वीकार करना चाहिए। ही लोकतंत्र का सिद्धांत जो भारत ने दुनिया को दिया है। हमने कोई एथेंस और स्पार्टा से नहीं लिया, वहां वायलेंस के बाद राज्यों में चीजें हुई हैं। हमारे यहाँ कोई वायलेंस कभी नहीं हुई है और हम कभी समर्थन नहीं करते। इसलिए पुरातन हमारे नगर राज्यों के जाकर के हमारे पुराना हमारे जो महाजनपद थे, उन सारी व्यवस्थाओं को आप देखिए। हमारे यहाँ जनता ने कभी रिवोल्ट नहीं करा, क्योंकि राजा जो है वो कौन है? राजा पालक है उसका। आप उसके खिलाफ उसके खिलाफ विरोध कर सकते हैं, उसके खिलाफ डिसेंट दे सकते हैं, उसके खिलाफ आप उसकी आलोचना कर सकते हैं और वो स्वेच्छा छोड़ के जा सकता है। अब नेपाल की परिस्थितियां किस प्रकार की रही वो तो नेपाल पे कोई एक्सपर्ट बता सकता है। जैसे संगीत रागी जी ने कहा ना कि दो तरह की धाराएं वहां चल रही थी, एक राजशाही और हिंदुत्व को लेकर थी, एक दूसरी थी। लेकिन देखिए, आप किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर इस तरीके की जो हुआ है, अब आप सोचिए, कोई वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, कोई क्या है, आम जनता को भी वहाँ पर परेशानी हुई है। कितना ज्यादा वायलेंस हुआ, कितनी तोड़फोड़ हुई है, किसका पैसा था? जनता का पैसा था ना। तो ये कम से कम नहीं करना चाहिए था। उसके अंदर मुझे लगता है कि एक जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं, उनके साथ साथ कुछ लोग उपद्रवी लोग उनमें शामिल जरूर हो गए होंगे। इसी कारण से ऐसी स्थितियां बन जाती हैं किसी भी आंदोलन के अंदर। ठीक है। अरे भारत के अंदर कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, आप देखिए। अन्ना जी का आंदोलन था, पूरी सरकार को गिरा के रख दिया। कहीं हिंसा हुई क्या? नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट आप देखेंगे। जयप्रकाश जी का आंदोलन था, क्या कितनी बुरी तरह दबाया कांग्रेस ने, उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, लोगों को जेल में डाली। लेकिन आंदोलनकारियों ने हिंसा करने का काम नहीं किया कि वो किसी नेता को जाकर घर को फूंक दें या कुछ कर दें। ऐसा नहीं हुआ और परिवर्तन हुआ। तो भारत के स्वभाव में नहीं, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते और किसी ने भी नहीं बोलना चाहिए। विपक्ष तो क्या क्या कह रहा है ना, वो खुशी मना रहा है। हम देख रहे हैं कांग्रेस के एक प्रवक्ता फेसबुक पर वो कह रहे हैं कि नेपाल जो है, नेपाल की स्थिति भारत के अंदर है। अरे भारत इतना डेमोक्रेटिक है, भारत में इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, आम आवाम जो है वो जनता चुनती है प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, प्रवेश चौधरी मैं लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर श्याम कुमार हमारे साथ हैं आरजेडी से। आम आदमी के कारण से। ठीक है डॉक्टर श्याम कुमार, एक सेल्फ गोल आज आपके नेता ने भी कर दिया, तेजस्वी यादव, जब ये कहते हैं कि भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति है, तो शायद वो भूल जाते हैं ये कहते पर कि नेपाल में जो स्थिति है उसका कारण नेपोटिज्म सबसे बड़ा कारण है। और जब नेपोटिज्म की बात होती है तो फिर आरजेडी निशाने पर आती है, कांग्रेस निशाने पर आती है, समाजवादी पार्टी निशाने पर आती है। अनुराग जी, मुझे लगता है कि उस बयान को आपको चलाना चाहिए और उस ट्वीट को दिखाना चाहिए जिसको लेके आप चलाया। मैंने शुरू में जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें तेजस्वी जी का बयान चलाया है। नहीं, क्या ऑफिशियल ट्वीट है क्या नहीं है, थोड़ा सा इसको फैक्ट चेक कर लीजिएगा आप। मैं एक बात यहाँ आपको जरूर बता दूं कि हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं और उनके बताए गए रास्ते पे चलते हैं। अभी हाल ही के दिनों में जो SIR के मसले पर हमने अदालत का रुख किया और 12वां डॉक्यूमेंट जुड़वाने का काम किया, हम इसके लिए माननीय अदालत को धन्यवाद देते हैं। तो हम लोग तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तन करते हैं और बीते वर्षों में जो समस्या चुनौतियां रही हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं राजनीतिक हुई हैं, इसमें तो चीज़ें सामने हैं, आपने कई डिबेट इस पर किए हैं। लेकिन पुनः मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हम राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हम लोग करते वही तरीका है जो बाबा साहब ने हमें सिखाया, जो पाठ पढ़ाया है, उस पर हम लोग चलते हैं। कौन क्या कहता है इन बातों में जाने को वजह नहीं, लेकिन ये पाठ किसने पढ़ाया? अब तेजस्वी जी और राहुल जी आजकल बड़ा साथ साथ रहते हैं, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये पाठ फिर किस संविधान के तहत पढ़कर आए राहुल गांधी की जनता जो है प्रधानमंत्री को डंडे से पीटेगी? ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है?
नहीं, अब क्या हो तो कांग्रेस से आप जरूर आप एक बार टेक ऑन कीजिएगा, उनका बयान आप चलवाइए कि क्या है नहीं है। आपको हमने बता दिया कि हमारा तकाजा यही है, हम लोग इसी मतलब मूल्यों पर अपना काम करते हैं। राजनीतिक में शासन सत्ता कुर्सी हमारा सिर्फ मकसद थोड़ी है भाजपा की तरह, हम लोग का सोच बड़ी है। हम लोग सामाजिक परिवर्तन एक बहुत बड़ा मिशन मोमेंट हम लोग का है जो बाबा साहब का था। आप देखिए जो कुछ वर्षों में जो चीज़ें हुई हैं, आप महंगाई की बात कीजिए, बिहार में अपराध की बात कीजिए, चुनाव को लेकर जो सवाल उठे हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ आपको बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप लोग इस पर डिबेट करते हैं। अभी जो चुनाव को लेकर माननीय अदालत में ADR पहुंची हो तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो हम जो सत्ता से सवाल होता है, जो बुनियादी सवाल होता है, वो लोकतंत्र के मानक पे हो रहा है। यह समझना चाहिए जो सत्ता में लोग हैं कि जो अगर सवाल किए जा रहे हैं, अभी वर्तमान में शासन सत्ता में जो सरकार है उनसे पूछिए ना कि 10 साल जब विपक्ष में थे तो कितने सवाल करते थे। डिसरप्शन को लेके शीर्ष नेता क्या बयान था, ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, उसी मूल्य मानक पे चलना चाहिए। अगर कोई सवाल विपक्ष करता है उसको सकारात्मक लेना चाहिए, इसमें घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। बिहार में जो बयार बही है उसको लेकर घबराहट है, सीधी बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है श्याम कुमार जी, परिवर्तन होगा। ठीक है श्याम कुमार जी, मैं लौटता हूं आपके पास। शांतनु गुप्ता का मैं रुख करता हूं। ठीक है शांतनु गुप्ता जी, ये जब श्रीलंका में कुछ होता है, हिंसा होती है, तब यहाँ पर सुर सुनाई देते हैं कि अरे ये तो हमारे देश में भी हो सकते हैं ये हालात। तो जब बांग्लादेश होता है तो भी विपक्ष की तरफ से आवाज़ आती है कि भाई देश जो है बांग्लादेश के रास्ते पर जा रहा है। अब नेपाल में हिंसा हुई है तो ये कहा जा रहा है यहाँ भी नेपाल जैसे हालात हैं, नेपाल से भी बुरे हालात हैं कई मामलों में। तो ये जो दूसरे देशों में आपदा आती है, इसमें हमारे देश के विपक्ष को, कुछ लोगों को अवसर क्यों नजर आता है? मुस्कान जी, पहले तो जो आपदा है हमको बिल्कुल साफ पता है, ये क्रिएटेड आपदा है। ये एक वेस्ट की बड़ी सोची समझी चाल है जो हमने पहले अरब स्प्रिंग में देखी, फिर श्रीलंका में देखी, फिर बांग्लादेश में, नेपाल में देखी। वेस्ट चाहता है, अमेरिका चाहता है उसकी पपेट गवर्नमेंट्स हों, चाहे उसके लिए बाजार बने, चाहे उसके लिए उसके युद्धपोत खड़े करने की जगह बने। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई का भी वही कारण है। और वो एक एक नेता को पकड़ लेता है, नेपाल में किसी नेता को पकड़ लेता है, बांग्लादेश में, और उसके थ्रू अपनी सरकारें चलवाना चाहता है। और ऐसे ही लगता है कि विदेशी लोगों ने, सोरोस ने, वेस्ट ने कांग्रेस को, राहुल गांधी को, विपक्ष को पकड़ लिया उसके हाथ में। तभी उनकी जो अपोजिशन होता है बिल्कुल वैसे होते हैं कि चुनाव से विश्वास हटा दो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, राफेल की रिपोर्ट, उनकी युद्ध की नीति खराब कर दो। तो बिल्कुल जब आप चुनाव नॉर्मल तरह से नहीं जीत पाते हैं। देखिए नेपाल में कोई बहुत बड़ा रोष नहीं था, वहां पे 3 साल पहले चुनाव में 62% वोटिंग हुई थी। जिस देश में 3 साल पहले 62% वोटिंग, कोई विश्वास नहीं है। ऐसा कौन सा देश है जहां डेमोक्रेटिक सरकार है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है? तो ऐसे तो अफ्रीका में रोज फिर दंगे होने चाहिए, रोज तख्ता पलट होना चाहिए। ये बिल्कुल साफ है। जिसका ये नहीं समझ में आया या तो वो मूर्ख है जिसने या कान बंद कर रखे हैं कि ये सरकारें पलटी गई हैं, तख्ता पलट हुआ है एक तरीके से, खास पैटर्न है। पहले एक तरह का कोई छोटी सी, आप शुरू कैसे हुआ था, टिकटॉक बंद कर दिया भाई, ऐप्स बंद कर दी, वहां से शुरू होके फिर आपने जलाने तक ले गए। तो बिल्कुल एक पैटर्न है। इसको जो नहीं समझ पाता है वो या तो मैंने जैसे कहा या तो मूर्ख है या वो असमझ है या उसने कान बंद आंख बंद कर रखे हैं। इस पैटर्न को समझे। और विपक्ष को चुनाव जीतने के यही कारण बचे हैं। वो मुद्दे से मुद्दे मूव कर रहा है। वो राफेल से हिंडनबर्ग पे जाता है, हिंडनबर्ग से SIR पे जाता है, SIR से किसी और पे आ गया। अब तो उन्हें लगता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोट चोरी हो रहा। लेकिन ये नहीं बताते वो अमेठी कैसे जीते, ये नहीं बताते वो रायबरेली, कन्नौज, आजमगढ़ कैसे जीते, ये नहीं बनाते तो वायनाड कैसे जीते। और इसलिए लोगों में जुड़ाव नहीं है, लोगों में जुड़ाव नहीं है। और मैं विजय त्रिवेदी जी की एक बात से सहमत नहीं हूं। 2014 के बाद से जो आंदोलन हुए वो उग्र हुए। हमने देखा CA कैसे उग्र हुआ। शाहीन बाग में, मैं खुद एक चैनल की रिपोर्ट में, मैं और राघव जी गए थे संघ के, हम दोनों लिंच होते बचे शाहीन बाग में। हमने देखा कि किसान आंदोलन किस तरह से उग्र हो गया, कैसे ट्रैक्टर एक बिल्कुल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन गया। क्या वो तो विवेक से पुलिस ने काम लिया। वहां पे एक गोली चल जाती तो वो बनाने की कोशिश करते नेपाल आपको। तो भारत में भी प्रयास पूरे हो रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष पूरे प्रयास में कर रहा है अपनी विदेशी ताकतों से मिलकर किस तरह से सत्ता हथियाई जाए, क्योंकि चुनाव से उनको सत्ता नहीं मिल रही है, उनको लोगों द्वारा सत्ता नहीं मिल रही। तो यही उनके पास एक तरीका बचा है। इसलिए वो उस बार को बार बार उद्धृत करते हैं कि नेपाल बनेगा, बांग्लादेश बनेगा, वही उनके लिए सत्ता की सीढ़ी है। प्रदीप भाटी जी, आप तो कह रहे थे कि आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो अच्छे नंबर लाए, क्लास में टॉप करे। यहाँ तो शांतनु गुप्ता का आकलन कहता है कि आपके पास यही एक आखिरी विकल्प बचा है कि देश को नेपाल बना दो और सत्ता हासिल कर लो।
अनुराग जी, मेरी दो जगह आपत्ति है। आपने खुद ही अपने चैनल पे दिखाया कि भाजपा के नेता भी किस तरह से उग्र होने की बात कर रहे थे, सत्ता परिवर्तन किस तरह से चाह रहे थे, आपने खुद दिखाया। लेकिन जब आपने कहा कि विपक्ष चाहता है, तो आपने यही क्यों नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है, जहां जहां पे इंडिया की गठबंधन की सरकार है वहां पे भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि उग्र होकर शासन छीन लिया जाए। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल भी इस देश का हिस्सा है, और सरकारें भी राज्य की बदली जा सकती है। नहीं, मैं आपकी बात कह रहा हूं, किसी विपक्ष ने कोई साझा बयान करके नहीं दिया है। आप विपक्ष को पेंट मत करिए इस तरह से। अगर आप पेंट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर आदमी को, किसी नेता को, तो आप साथ में कहिए भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा। दूसरी बात, आपने नेपोटिज्म की बात करी। वहां नेपोटिज्म क्या आपको भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आया? आपने कहा नेपोटिज्म इस फलाने पार्टी में, और नेपोटिज्म कहां पे था? नेपाल में नेपोटिज्म का मतलब यह था कि वहां पे जो भी सत्ता पे आसीन लोग हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, अच्छी नौकरियां पा रहे हैं, अच्छा अखिलेश यादव कहां से पढ़कर आए, राहुल गांधी कहां से पढ़कर आए? अखिलेश यादव जी इस देश के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट, मिलिट्री इंस्टीट्यूट से पढ़ के बाहर निकले हैं। 7 साल उन्होंने इस मिलिट्री सेवा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है उसमें अपनी सेवाएं दी हैं 7 साल। तो आप अखिलेश यादव जी पे ब्लेम मत करिए। मैं पूछ लूं कि आपके टॉप 5 नेता के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? मैं उस जुबान उसके साथ आपके साथ इस जो उसमें नहीं जाना, मैं तो जानकारी के लिए पूछ रहा था। नेपोटिज्म, लेकिन नेपोटिज्म जब आप बात करते हैं तो सेलेक्टिव बात करते हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि जब अपने यहाँ पे उनको परिवारवाद नजर नहीं आता है, अपने यहाँ पे जो बच्चे गए हैं, क्योंकि नेपाल में सबसे बड़ा कारण वो रहा कि नेपोटिज्म वहां पे मतलब था कि सारे जो बच्चे थे वहां पे गरीब और गरीब हो रहा था। भारत की स्थिति क्या कम है? 80 करोड़ लोगों का फ्री राशन दे रहे हैं, गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं। इसका मतलब आपकी स्थिति आप खुद जान लीजिए किस तरह की है। और दूसरा, सत्ता पक्ष विपक्ष को ये गाली गलौज करना, अपमानित करना, ये भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोगों की आदत बन चुकी है। जब आपको मदद चाहिए, सिंदूर में आपको मदद चाहिए, तो आप हेड भी बनाएंगे विपक्ष से, और अब उसकी बुद्धिमत्ता पे सवाल उठाएंगे। ये दोहरा मापदंड नजर आता है, ये दोहरा मापदंड आपका नजर आता है कि आपको विपक्ष को सिर्फ गाली इसलिए देनी है और वो अवसर के हिसाब से देनी है। आप बात पूरी कीजिएगा, लेकिन ये बताइए, मदद का आपने इस्तेमाल किया शब्द का, अगर अपने देश की शौर्य गाथा विदेश में कहने जाना है तो क्या ये आप देश की मदद कर रहे हैं ऐसा करके? देखिए, मदद का मतलब यह है कि आपने सत्ता पक्ष की ये जिम्मेदारी थी कि वो देश को उस तरह से बाहर विदेश में जो भी जिस तरह की भी बातें फैल रही थी, जिस तरह का भी दुष्प्रचार पाकिस्तान ने फैलाया था, उसमें आपने सहयोग लिया। आप अनेकवाद में बिलीव करते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी करती है क्या? सहयोग लेने में बिलीव करती है? मैंने जब कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने लिया, अच्छा किया, हमने साथ भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पहले ही कहा, लेकिन उसके बाद आर्मी को बदनाम किसने किया? गाली गलौज किसने करी? आर्मी की बहनों के लिए हमारी जो उसमें वीरांगना के ऊपर ये वीरांगना का भाव नहीं था, ये किसने कहा? ठीक है, इस तरह की भाषा आप कर बोलते हैं और आप विपक्ष पे सारे सवाल उठते हैं। और अगर ये मुद्दे पे हम डिस्कस ना करें कि भाई आसपास क्यों हो रहा है, अभी ये आया कि ये देखिए बाहर से हो रहा है, यूएस से हो रहा है, या फलाने देश से हो रहा है। एक लास्ट बात खत्म कर देता हूं अनुराग जी, बस लास्ट बात खत्म। आपने कहा षड्यंत्र रचा जा रहा है चारों तरफ, नेपाल हो, भूटान हो, इनसे हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं। इन देशों का गिरना मतलब भारत पे एक तरह का आक्रमण है, एक तरह का आक्रमण है। तो आप सो रहे हैं सत्ता के अंदर, आपको ये नहीं पता चल रहा कि विदेशों में आसपास क्या हो रहा है आपके, और आप सवाल विपक्ष से पूछना चाहते हैं इसमें, क्योंकि आप उन मुद्दों पे बहस नहीं करना चाहते। मुद्दे आपके लिए क्या कन्वीनियंट है? विपक्ष के नेता ने ये कह दिया, ये कह दिया, इससे आपकी राजनीति चलती है, इससे आपको ये सनसनीखेज बातें मिलती हैं। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? आप 80 करोड़ लोगों पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप लाठी मार रहे हैं और पीडीए का हक मार रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं आप? ये मुद्दे नहीं है क्या? इस देश में 50% लोग, 1% अपर अमीर लोग 50% संपत्ति लेके नहीं बैठे क्या? ये देश के वो नहीं, जिस तरह की असमानता होगी तो देश में लोग व्याकुल होंगे, वो सोचेंगे जब हमारे हक नहीं मिल रहे, तो आप उसको ठीक करिए ना। और सवाल विपक्ष का ये काम है, आप विपक्ष को मत सिखाइए कि विपक्ष को क्या करना है। विपक्ष सत्ता परिवर्तन कई बार हुए हैं प्रदीप भाटी जी इस देश में, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं। बिल्कुल, अराजकता कोई रास्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी का बहुत साफ कहना है, अराजकता कोई रास्ता नहीं है। और मैंने अपने शुरुआत में कहा कि हम गांधीवादी, जेपीवादी, हम लोहियावादी, हम नेताजी वादी लोग हैं, हम उसी रास्ते से चलेंगे और उसी रास्ते से सत्ता से
हटाएंगे ठीक इन्हें, है, चाहे ठीक है। कितने भी वोट चोरी कर लें, ठीक है। उसके बावजूद भी हम उसी रास्ते से हटाएंगे। ठीक है, और संगीत माननीय रागी। अखिलेश यादव जी ने तो सदन में कहा कि इसी ईवीएम से 80 सीटें जीतूंगा और फिर हटाऊंगा। ठीक है। ये तरीका, हमने लोकतांत्रिक तरीके से ही बात करी है, हमने कोई नहीं कहा कि हम किसी भी तरह की अराजकता चाहते हैं देश के अंदर। ठीक है। लेकिन आप मुद्दों पे बात करिए, आप ये मत बात करिए विपक्ष के फलाने नेता ने ये कह ठीक है। दिया, आप ये बात करिए, ठीक है। ये मुद्दे आप- हैं, बताएं सरकार क्या जवाब चाहिए, अब यही ये सवाल- सरकार का जवाब चाहिए हमें इस। अब यही सवाल संगीत रागी से मैं पूछता हूं। संगीत रागी, जब आप कहते हैं कि विपक्ष नेपाल या बांग्लादेश की बात करके देश को उस रास्ते पर ले जाना चाहता है या उस तरीके की अराजकता यहां फैलाना चाहता है, तो क्या अब इस फहरिस्त में बीजेपी का भी नाम जोड़ लें? जिस तरीके से अर्जुन सिंह जी ने बयान दिया है कि भाई बिना खून खराबे के सत्ता नहीं बदली जाती, पश्चिम बंगाल के युवा नेपाल से सीख लें। नहीं, मैं बिल्कुल इस बयान के साथ खड़ा नहीं हो सकता। हालांकि ये बात मैं मानता हूं कि बांग्लादेशियों ने पूरी बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी है और ममता बनर्जी जी उन्हीं बांग्लादेशियों के खिलाफ थी, लेकिन सत्ता में चिपके रहने के लिए उन्हीं बांग्लादेशियों को वोटर भी बनवाया, उन्हीं बांग्लादेशियों के साथ हाथ खड़े भी हुए। और मुझे उस दिन से डर लग रहा है कि कहीं बंगाल में बांग्लादेश जैसी स्थिति न हो जाए, जिस प्रकार से यदि बांग्लादेशी मुसलमानों की जनसंख्या वहां बढ़ती है आने वाले दिनों में। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नेपाल में पिछले 4 साल से एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था कि वहां पर हिंदू राष्ट्र दोबारा स्थापित किया जाए, और पिछले 2 साल से तो ये बहुत जोर पकड़ रखा था। उसके नेता को पिछले 6 महीना से ओली सरकार ने जेल में डाल रखा था, 1 ही महीने पहले वो जेल से बाहर निकले थे। इस पूरे सिचुएशन को प्रिएम्प्ट करने के लिए जो पश्चिम के देश हैं उन्होंने इसको प्रिएम्प्ट किया, और इनको प्रिएम्प्ट करने में जो सबसे बड़ी भागीदारी रही वो वहां के एनजीओ की रही है। आप ध्यान रखिएगा कि ये मैं बार बार क्यों कहता हूं, एडीआर को पैसा कहां से मिलता है इसका कभी आप जांच कीजिएगा। फोर्ड फाउंडेशन और 60% जो है अन्य है, उसकी कोई डिटेल्स नहीं है। फोर्ड फाउंडेशन का तो डिटेल है, बाकियों का डिटेल नहीं है। इस देश में ऐसे धतकर्म करने वाले एनजीओ की बाढ़ है। बहुत सारे एनजीओ को हटाया भी गया है, उनको डी रजिस्टर भी किया गया है, लेकिन यही एनजीओ जो थे वो शाहीन बाग के समय भी खड़े थे, किसान आंदोलन के समय भी खड़े थे, और यही लोग जो हैं वो भारत के अंदर अराजकता पैदा करने के लिए किए हैं, जो नेपाल के अंदर भी वही अराजकता पैदा किए। मैं फिर बात कर रहा हूं, वहां पर एक आंदोलन की धारा थी जो फिर से हिंदू राष्ट्र और लिमिटेड राजशाही के लिए काम कर रही थी। उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं। ठीक है, बादल देवनाथ कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप भाटी आपको लाता हूं, उससे पहले बादल देवनाथ कुछ कहना चाह रहे हैं। बादल जी। सर देखिए, ये भारत भूमि है। भारत के अंदर ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बहुत सारे देश है जो मध्य एशिया में बहुत सारे देश है जो भारत के अंदर था। हम सब कहते हैं ना, कुछ लोग कुछ इलाका है उपद्रव इलाका जो मानते हैं कि इस इलाके में कुछ गड़बड़ हो सकता है, हिंसा फैल सकती है, अभी भी है भारत के अंदर। लेकिन भारत का वही जो कल्चर है, जो प्राचीन हजारों साल का जो कल्चर है, वो भी आज भी तैनात है। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपके चैनल में 10 साल से बहुत नेशनल चैनल पर मैंने डिबेट किया, किसान आंदोलन जैसे हो गया दिल्ली में, जैसे बंगाल में बांग्लादेश के आंदोलन होने के बाद बंगाल में अर्जिकर हॉस्पिटल लेके जैसा आंदोलन हुआ था 4 महीने तक हुआ और पूरे देश में फैल गया था। सरकारी अस्पतालों, बेसरकारी अस्पतालों, हर जगह में, दिल्ली एम्स में भी आंदोलन हुआ था। ये जो कुछ लोग हैं ऐसे आंदोलन करना चाहते हैं, और संविधान के तहत जो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो नतीजा आया, जो सरकार बैठा, उसको हिंसा से माध्यम से फैलाने का कोशिश, जो अभी जो पहले मैंने बता दी ना, 700 साल 800 साल कुछ राजा, कुछ महाराजा, कुछ जमींदार, जो मैं उस राज्य को मुझे चाहिए तो उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन ये नहीं होता, ऐसा नहीं है। जो डेमोक्रेसी, भारत पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है, तो आपको आंदोलन करना है, बेरोजगार के खिलाफ हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो,
कि अर्थनीति के खिलाफ हो, जो भी मुद्दा है, तो आप आंदोलन, मैं भी, हम, आप बताइए ना, हर चैनल पर हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कहते हैं, लेकिन आज तुम हो, आज आप मोदी जी है, जहां पर भाजपा है, कल कांग्रेस, कुछ जगह में कांग्रेस है, आज मान लीजिए वहां पर कांग्रेस है, आप बोल रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं अनुराग जी, ये सब राजनीति में चुनाव के पहले कुछ लीडर लोग जैसे तेजी से ऐसा नहीं करेंगे, कांग्रेस के जो प्रवक्ता जो कह रहे वो भी नहीं करेंगे, वो नहीं मानता। लेकिन चुनाव आ रहा है 2026, कुछ भड़कावन इधर से भी आएगा, उधर से भी आएगा, लेकिन भारत भूमि है, आप सब विश्वास रखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे जो तेजस्वी यादव, उसका परिवार भी राजनीति से है, और अखिल उसका परिवार भी राजनीति है। ये लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते, मैं भी मानता हूँ। और लेकिन कुछ इलाका में ये सब हो जाता है, लेकिन इसको शांत करना भी चाहिए। और मैं सबसे पहले ठीक है, मैं समय रहा तो लौटूंगा। इस देश में कुछ राज्य में कुछ लोग ये सब करने का कोशिश करेंगे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रदीप भाटी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं बस एक रागी जी की बात पे थोड़ा सा कहना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए अमेरिका और जॉर्ज सोरोस जैसे संगठन ही होंगे जो फंडिंग कर रहे थे। इन्हें तो खुश होना चाहिए, यहाँ पे तो अपने आप को हिंदू राष्ट्र सरकार ही बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के यहाँ पे इन्होंने पहले बहुत सारे मंत्रियों ने बयान दे चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और इनके बहुत सारे अनाधिकारित प्रवक्ता भी ये बात बोल चुके हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो जॉर्ज सोरोस वहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, और यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हिंदूवादी सरकार है। तो कहीं विरोधाभास नजर आता है, या आप पहले देख तो लीजिए कि अमेरिका कहाँ किस तरह की फंडिंग कहाँ पे कर रहा है। अरे आपको तो सचेत रहना था ना, नेपाल आपका सबसे करीबी सहयोगी है, और उसकी सीमाएं नेपाल की और भूटान की चाइना के साथ जुड़ी हैं। आपको तो और ज्यादा सचेत रहना चाहिए। आप विपक्ष को क्यों आगे हर चीज में आगे आप विपक्ष के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं? आपकी नाकामियों का बेड़ा आप अपने आप उठाइए। ये नाकामियां सरकार की, आप ट्रम्प को जाके कभी अपना प्रचार करने लग जाते हैं, देश के किसी देश के प्रधानमंत्री को आपने देखा है कि वो दूसरे देश के राष्ट्रपति चुनाव में जाके प्रचार करते हैं, और उसके बाद फिर इस तरह की आपके तनातनी हो जाती है। आपको एक स्थिर भाव से चलना पड़ेगा, एक स्थिर राजनीतिक और डिप्लोमेसी के साथ आपको चलना समय कम है मेरे पास। शांतनु गुप्ता, जैसा प्रदीप भाटी ने कहा, क्या ये बात आप भी मानते हैं कि अगर भारत के पड़ोसी देशों में हिंसा है, अशांति है, अराजकता है, सत्ता उखाड़ के फेंक रहे हैं वहां के जेनजीज, तो ये भारत के लिए भी बराबर का खतरा है? भारत की सरहदें कमजोर हो रही हैं, और इसकी नाकामी का जो है वो पूरी तरह जिम्मेदारी सरकार को जाती है। देखिए, बिल्कुल सचेत तो रहना चाहिए, और बिल्कुल ये बात तो मैं तारतम्य रखूंगा कि भारत का जो नेबरहुड है वो काफ़ी समय से ट्रबल रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो। और इस समय जो हुआ है वो सबको पता है कि जो नरेंद्र मोदी की, पुतिन की और जिनपिंग की जो मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग, उससे अमेरिका तलबला गया। और हमको पता था जो ओली सरकार थी वो चाइना परस्त थी, तो एक कम्युनिस्ट सरकार को दूसरी कम्युनिस्ट सरकार से प्लेस किया। हिंदुवादी सरकार आने की, अभी राजा जी के आने की नहीं कोई संभावना। राजा जी ने बड़ा एक, जो वहाँ के राजा हैं, उन्होंने एक आंदोलन किया था 6-8 महीने पहले, हमने देखा था, उसमें योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी चले थे। लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक लिटमस टेस्ट देके जाता हूँ। अगर कोई आंदोलन में ये 4-5 एलिमेंट हो, मतलब ये सत्ता परिवर्तन, मतलब ये वेस्ट का पपेट है। पहले वो बाद में करप्शन और आपके चुनावों को इलिजिटिमेट करें, जो हमें बार बार दिखता है। अगर वो ह्यूमन राइट्स की बहुत बात करें, अगर वो बात को एनवायरनमेंट की बात करें, जिससे आपके इंडस्ट्री ना लग पाए, वो चाहेंगे हम तो अपने इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन आपके एनवायरनमेंट की, लेबर राइट्स की बात करेंगे, जानबूझ के करेंगे, जिससे आपका इंडस्ट्री ना लग पाए, आप गरीब रहें, आपके असंतोष रहे, और फिर जैसे सरकारें अच्छा कर पाए, फिर आपके चुनाव में इलिजिटिमेसी लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपको कुछ 4-5 एलिमेंट मिलते हैं तो आपको स्मेल आनी, सूंघना शुरू हो जाना चाहिए कि यहाँ पर। ठीक है शांतनु जी, समय की कमी है, मैं विजय त्रिवेदी जी के पास भी एक बार जाना चाहता हूँ। विजय त्रिवेदी जी, लेकिन हम जानते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। जिस बात की हम सबसे ज्यादा चिंता करते हैं कि डेमोग्राफी बदल गई, उसमें हम बांग्लादेश से आए हुए लोगों का सबसे बड़ा हाथ मानते हैं। इसके अलावा जेलें टूटी हैं नेपाल में, कई कैदी सरहद पर पकड़े गए हैं, उनकी कोशिश नाकाम की गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि वो हिंदुस्तान में होने वाले चुनाव को प्रभावित करने की मंशा से अब भारत में घुस सकते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार को तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल अनुराग जी, यदि बॉर्डर पर कोई भी बात है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी ही पड़ती है, और वो है ही जिम्मेदार उस बात के लिए, कुछ भी कहें आप। एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि यदि ये नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका को जोड़े, तो जो शांतनु कह रहे थे उसी में एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ। ये पूरे प्रोसेस का सबसे पहली चीज होती है आपके इलेक्शन को, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डिस्क्रेडिट करना।
वो शुरुआत यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन भारत एक मजबूत देश है, मजबूत डेमोक्रेसी है, इसलिए वो अभी उस तरह से कामयाब नहीं हुई। लेकिन यदि आप तीनों जगह देखें, पहले शेख हसीना सरकार को भी उसी तरह से डिस्क्रेडिट किया गया, वहां पर इलेक्शंस को लेकर किया गया, यहाँ भी इस सरकार को डिस्क्रेडिट किया गया। तो ये एक प्रोसेस सब जगह एक ही तरह का दिखाई देता है। वो यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकता और उसमें भारत को सतर्क रहना, और सरकार की इस जिम्मेदारी से तो मैं कभी भी नहीं कह सकता कि नहीं होनी चाहिए कि मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार सतर्क होगी। सरकार जी जिम्मेदार है, नहीं केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, समय समाप्ति की घोषणा मुझे हो चुकी है। मुझे सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करना होगा इस वक्त। अब आज की डिबेट में जुड़ने के लिए आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए।